अरे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका YouTube चैनल के थ्रू स्वागत करता हूं। और यहाँ जो हम पिछले वीडियो में आपको टॉपिक दे चुके थे वो था आपके कोशिका विज्ञान का इतिहास का पहला वीडियो। ये सेकंड वीडियो है। मैं इसके द्वारा आपको दूसरा कोशिका का इतिहास में दूसरे वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो, हम जब दूसरा साइंटिस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास नाम आता है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। ये जो वैज्ञानिक है ये दूसरा वैज्ञानिक है। इन वैज्ञानिकों ने, हम इतिहास में बात करें तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन जो किया, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया? वो किया एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने किसका अध्ययन किया? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म मतलब शुक्राणु इत्यादि जीव जो थे उनका इन्होंने अध्ययन किया। तो देखो, सर्वप्रथम कई बार पूछा गया है, सर्वप्रथम किसका अध्ययन इन्होंने, जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया? तो मैंने वो बात करी। फिर उसके बाद इन्होंने इस कोशिका को, इन्होंने इसे एनिमल्क्यूल या जंतु सदृश हिंदी में कहा। तो इन्होंने सेल जो थी उसके लिए शब्द जो काम में लिया वो क्या काम में लिया? एनिमल्क्यूल। तो ये आपके दूसरा जो बात हुई वो हमने यहां बात करी, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो बात करते हैं वो आपके बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत की जब बात करेंगे तो कोशिका सिद्धांत में हमें दो वैज्ञानिकों की बात करनी है, और वो दो वैज्ञानिक हैं आपके मैथ्यूज स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। तो देखो, मैं तीसरा बात करता हूं मैथ्यूज स्लाइडेन और दूसरा है थियोडोर स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे और इन वैज्ञानिकों ने आपके कोशिका सिद्धांत दिया जिसे हम सेल थ्योरी भी कहते हैं। तो देखो, कोशिका सिद्धांत बेसिकली है क्या? कोशिका से संबंधित कुछ बेसिक कुछ लाइनों को इन्होंने जोड़ करके अलग अलग वैज्ञानिक ने कहा था। जैसे रुडोल्फ विर्चो की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले बोला था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये सबसे पहले जो बात करी वो रुडोल्फ विर्चो ने करी थी, और इसी के द्वारा उन चीजों को जोड़ते हुए, काफी सारे ज्ञान को जोड़ते हुए इन्होंने आपके क्या कह दिया? कोशिका सिद्धांत कहा। तो हम एक बार कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत के अंदर आपके जो पॉइंट आता है वो पहला पॉइंट क्या है? जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कोशिका जो है वो जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक कैसे? जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरा शरीर इतना बड़ा है, उस शरीर में सबसे छोटा भाग संरचना के लिए जो जिम्मेदार है वो क्या होगा? कोशिका होगी। जैसे ये त्वचा है, त्वचा के अंदर सूक्ष्म भाग भी क्या होगा? कोशिका। अब मैं कोई कार्य कर रहा हूं, जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, तो देखने के लिए नेत्र जिम्मेदार है, और नेत्र का भी इकाई क्या है? कोशिका। मतलब उस क्रिया के लिए जिम्मेदार भी कौन है? कोशिका।
जैसे ये दीवार है, दीवार कई सारी ईंटों की बनी है, तो ईंट इस दीवार की क्या है, इकाई है। ऐसे ही जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, अब उसी के बाद दूसरा चीज, सभी जीव, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी की बात कर रहे हैं। सभी जीव जो हैं वो कोशिका या उसके उत्पाद से, मतलब कोई वो पदार्थ निकाले, उत्पाद से बने होते हैं। ये इन्होंने आपके सेकंड जो बात कही कोशिका सिद्धांत में, वो कही कि सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी जीव जितने भी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सेल या उसके प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद हो सकता है, उसके द्वारा वो क्या होंगे, बने होंगे। फिर तीसरी चीज, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये कोशिका सिद्धांत में तीसरा पॉइंट। भाई नई कोशिका, मान लो कभी किसी व्यक्ति के कहीं चोट लग जाए, तो चोट लगने का मतलब क्या हुआ, वहां की कोशिकाएं नष्ट हो गई। अब पुरानी जो आसपास में कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, विभाजन करेंगी और नई कोशिकाएं बनाती जाएंगी। इसका मतलब नई कोशिका अपने आप नहीं बनती है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार ये जो तीसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, कोशिका में जीव के आनुवंशिक लक्षण, कोशिका में जीव के आनुवंशिक लक्षण उपस्थित होते हैं। भाई आज हम जानते हैं, उस वक्त जो स्लाइडेन और स्वान जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया, आज हम जानते हैं अच्छी तरह से कि कोशिका में एक केंद्रक होता है और उस केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ जो है, डीएनए हो या आरएनए हो, हम साइटोलॉजी जब पढ़ेंगे, जब इस चीज पर भी बात करेंगे, उनमें से कोई सा भी एक पदार्थ पाया जा सकता है। तो वो पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ बेसिकली आपके कहां होता है, कोशिका में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ें तो कोशिका जो है, कोशिका पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन की सांत्यता मतलब कंटिन्यूटी जीवन की सांत्यता प्रदर्शित करती है। यह ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जीवन की पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को सांत्यता जो स्थानांतरित करती है, कोशिका पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन की सांत्यता प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या है, वह लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके स्थानांतरित करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लक्षण है जो हमने बात करी। इस प्रकार हमारे कोशिका सिद्धांत की बात यहां कंप्लीट होती है। फिर मैं एक वैज्ञानिक और बात कर लेता हूं, यही आपके रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक टर्म दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में एक टर्म है, एक स्टेटमेंट है, उन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने दिया। और रुडोल्फ विर्चो का इस वाक्य का अर्थ जो है वो भी क्या था, पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिका जो बनेगी वो किस से बनेगी, पुरानी कोशिका से बनेगी। ये किसने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने। तो रुडोल्फ विर्चो ने ये जो बात कही उसके अकॉर्डिंग
आप समझ गए क्या है क्या नहीं है। अब मैं इस कोशिका से संबंधित नेक्स्ट जो वीडियो दूंगा उसमें यहां से आगे दूंगा। आप इसे अच्छे से अच्छी तरह से देखें और इससे संबंधित अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।